नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने अब अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर दिया है। वो अभी तक मुख्य सचिव थे, उन्हें केंद्र ने वापस बुला लिया था, जिसका ममता बनर्जी ने जमकर विरोध किया था। अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है और उन पर कार्रवाई की होगी। वहीं हरकृष्ण द्विवेदी पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। हिंगलगंजे उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसपी सह लाइनगंजे गेছিলেন। हिंगलगंजे उत्तर 24। It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subvertive and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. So, but we need the service of Alapan Bandyopadhyay very badly. He retired, but I didn't allow him to leave Navarno, to leave our secretariat. So, the new chief secretary, after his superannuation, Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary, and home secretary, Mr. Gopalika, became the home secretary, and Alapan Bandyopadhyay, like him, a bright officer, I will not allow him to leave us finally. इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। इस बीच मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर काम नहीं रोका जाएगा। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुका है। हालांकि इस पर अभी राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। यही नहीं, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इसके पीछे कोई मंशा लगती है। इसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने मंशा का ही सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा। याद दिलाया कि नई संसद भवन तैयार करने की योजना कांग्रेस के समय से ही बन रही थी। कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव को की हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें यह स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है that a new parliament building should be built. शहरी विकास मंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ के खर्च की बात भी गलत बताई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राजपथ चौड़ा करने और नया संसद भवन तैयार करने का कुल बजट 1300 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर का है। जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़, 862 करोड़, और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है ये था कोई 400 प्लस करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। लेकिन कांग्रेस का कहना है इस कोरोना काल में ये अपनी जिद पूरा करने जैसा है। आज भी अब 3.25 लाख लोग देश में जान गंवा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा है कि ये सरकार का आंकड़ा झूठा है। उनके अनुसार 42 लाख लोगों ने कोविड में अपनी जान गंवा दी है और आप अपने लिए मोदी महल बना रहे हैं उन सबके बीच में। अब जरूरी क्या है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? फिलहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में अगले साल जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उससे पहले इस साल के अंत तक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद की नई बिल्डिंग तैयार कर ली जाएगी और साथ ही राजपथ को चौड़ा करने का जो काम
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, उस काम को भी इस साल नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में कोरोना के टीकों की बर्बादी को लेकर अब हंगामा हो रहा है। राज्य का दावा है कि वैक्सीन की बर्बादी केवल 2 से 3% है, लेकिन सोमवार को दैनिक भास्कर अखबार में आई खबर से लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन बिना इस्तेमाल किए ही फेंकी जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि इस तरह की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। वैक्सीन के ये वायल अब एक विवाद का विषय बन गए हैं। आरोप ये है कि ऐसे करीब 500 वायल फेंके गए थे। इनमें कई जगह डोजेस बाकी थी और इस तरह की लापरवाही ऐसे माहौल में कोई अपराध से कम नहीं। ये पड़ताल एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से उजागर हुई है। नंबर इसका पूरा हम 8 जिलों में गए और करीब 35 सेंटर हमने कवर किए, जो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ हमने जाके कचरे की जो ढेर में जो वाइल फेंक रखी थी उनमें देखना शुरू किया। हमने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, उनसे ऐसे जिससे जो ही निकाला तो आप ये देखिए, ये इतनी भरी भरी बोतलें पूरी, मतलब इसमें से एक डोज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये सब ये देखिए, हमने सरकार को भी हमने बताया है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। हमारे पास जो वाइल हैं वो 500 से ज़्यादा वाइल हैं और इनमें बैच नंबर हैं और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है किस डेट को ये दी गई थी सेंटर को। अगर सरकार इसकी जांच कराए तो ये समझ में आ सकता है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और किस तरीके से जो सिस्टम है राजस्थान का काम कर रहा है। भाजपा भी इस विवाद में कूद पड़ी है, खासकर इसलिए क्योंकि राजस्थान ने बार बार वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र को चेताया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जांच करवाई है और वैक्सीन बर्बादी की बात निराधार है। चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, कोरोना वैक्सीन के हर डोज की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के कोविन सॉफ्टवेयर पर दर्ज की जाती है। जिन वायल्स के बारे में अखबार ने जानकारी दी है वह सभी सॉफ्टवेयर में दर्ज है और इन सभी वायल्स का भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समुचित उपयोग किया गया है। ये रख दो मैंने। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड की मार के चलते पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई है। साल 2020-21 में भारत की विकास दर -7.3% रही, जबकि उसके पिछले साल यानी साल 2019-20 में यह विकास दर 4% थी। हालांकि पहले -8% तक विकास दर गिरने का अंदेशा जताया जा रहा था, जिसके मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा ठीक आया, मगर अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से 8 कोर उद्योगों की उत्पादन मार्च के मुकाबले -15.1% रह गया। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर एक वायरल वीडियो में एक पिता अपने 6 महीने की बच्ची का शव लेकर फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है। बाराबंकी के एक सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े पिता की चीख फिजाओं में गूंज रही है। उसका इल्जाम है कि वो तख्त से गिर गई अपनी बेटी को दिखाने अस्पताल आया, लेकिन 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं मिले। आखिरकार इलाज न मिलने से बच्ची की मौत हो गई। 2 घंटा हो गए भैया, हमका 2 घंटा एक डॉक्टर नहीं आया। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दिया तो मर जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की ये हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया।
पुलिस ने यह रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमारी बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। सीएमओ चाहे जो कहें, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें ये परेशान बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर दौड़ रहा है, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर उसे अस्पताल में नहीं मिला तो घबराकर वो मुंह से अपनी बेटी को सांस देने लगा कि शायद इससे बच जाए। पिता संदीप शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरबी राम को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इलाज ना मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और सीएमओ साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचतान को खत्म करने में इन दिनों कांग्रेस आलाकमान जुटा हुआ है। 3 सदस्यों की एक कमेटी बारी बारी से पंजाब कांग्रेस के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मिल रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के विरुद्ध असंतोष सुलग रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विधायक पंजाब के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं? पंजाब के 25 विधायकों और मंत्रियों ने आज कांग्रेस आलाकमान की समिति से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि कई विधायक मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीते जा सकते। उच्च कांग्रेस समिति पंजाब संकट का सुलझाने के लिए आज असंतुष्टों से मिली है। पंजाब विधायकों के साथ एक एक करके बातचीत हो रही है। हमारे साथ पंजाब के वरिष्ठ विधायक संगत सिंह जी हैं। जी क्या बात हुई और क्या मसला है? जो कमेटी ने मैंने बुलाया थी, जो कमेटी जो थोड़िया बहुत कमियां सी मैं दसदियां ने फिर पूरी करो। बैकवर्ड क्लास से मैं 4 इलेक्शन लड़े हैं, बैकवर्ड क्लास थोड़ी पीछे रह गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक चुनाव अगले साल होने जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है किसान आंदोलन की वजह से, ऐसे में पार्टी के भीतर क्या खींचतान है? सब ठीक है, कमेटी बैठ गई है तो सारा कुछ चले ठीक है सर। लेकिन कमेटी बैठने के पीछे जो झंझट है, तभी तो कमेटी बैठी, तो क्या अब ठीक हो जाएगा? करें ठीक हो जाएगा। क्या है सबसे बड़ी मांग क्या है? मांग नहीं कोई, बस इलेक्शन है, सारा तालमेल इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, पीसीसी नया मिले, नए सिरे से चुनाव कोई गल है कि उन्होंने फैसला तो ऊपर वाले करना भाई, फैसला करना, फैसला जो ऊपर वाले करेंगे हम थोड़े करेंगे। अब तो सवाल पूछे होते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एक ऐसी स्थिति है राज्य में कि अगर नया नेतृत्व सामने आए तो ज्यादा बेहतर कांग्रेस कर सकती है, पुराने नेतृत्व? साथ ही पहलवान की हत्या के आरोप में 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस हरिद्वार लेकर गई। वारदात के बाद वो सबसे पहले वहीं छिपा था। पुलिस सुशील के खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को सोमवार की सुबह हरिद्वार लेकर पहुंची। आरोप है कि 4-5 मई की रात पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद वो सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश गया। सूत्रों के मुताबिक वहां वो एक प्रभावशाली बाबा के आश्रम में रहा। आरोप है कि उसने अपना मोबाइल भी हरिद्वार में कहीं फेंक दिया। अब सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सबूत मिटाने की धारा भी जोड़ी जा रही है। एक तरफ सागर धनखड़ की हत्या को लेकर सुशील कुमार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा और दिल्ली के गैंगस्टरों के साथ उनके रिश्तों को लेकर जांच चल रही है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस अब सुशील कुमार के खिलाफ मकोका के तहत भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
मकोका जैसा कानून संगठित अपराध में शामिल लोगों पर लगाया जाता है। आरोप है कि सुशील 2018 से दो बड़े गैंगस्टरों नीरज बबाना और संदीप काला के लिए काम करते थे। गैंगस्टर सुशील के जरिए जबरन उगाही, संपत्तियों पर कब्जा और टोल नाकों पर टैक्स की वसूली का काम करते थे। लेकिन सागर धनखड़ की हत्या के दौरान सुशील ने नीरज बबाना और असौदा गैंग का सहारा लेकर संदीप काला के भतीजे सोनू को भी पीट दिया, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दिल्ली पुलिस संदीप काला, नीरज बबाना और कई गैंगस्टरों पर पहले ही मकोका लगा चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार कुश्ती के अखाड़े से निकलकर अपराध के सफर की शुरुआत काफी पहले ही कर चुके थे। पहलवानों और गैंगस्टरों के इस गठजोड़ ने कई कारनामे किए। अब देखना होगा कि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कहां तक कर पाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें इंसानियत तार तार होती दिखती है। ताज़ा मामला संत कबीर नगर का है। यहाँ कोविड से पिता की मौत के बाद डरे हुए बेटों ने उनके शव को कंधा नहीं दिया, बल्कि जेसीबी से उठाकर जमीन के भीतर गाड़ दिया। ये परसा शुक्ला गांव की कहानी है। 3 बेटों के पिता राम ललित की कोविड से मौत हो गई थी। परिवार ने जेसीबी मशीन किराए पर मंगाई, अपने खेत में गड्ढा करवाया और पिता को चारपाई सहित जेसीबी से उठाकर गड्ढे में दफन कर दिया। परिवार को लगा कि इससे वो कोरोना संक्रमण से बच जाएंगे। अब गोरखपुर में लेकर गए थे सर, सावित्री अस्पताल में, तो वहाँ पर पॉजिटिव आ गए थे। हमारे पिताजी बोले कि बाबू है ले चलो घर हमको, तो घर लेकर आए सर, उनका देहांत हो गया। गांव के लोग आपका सपोर्ट नहीं किए कि आपको जेसीबी से दफन करना पड़ा? जो हमें 3 भाई थे सर, हाँ। तो हमने सोचा कि जो है यही सब जगह चल रहा है, यही हो जाए सब। जानकारी हम लोग को नहीं था।